हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के हमारे इस लेक्चर में मैं सरफेस टेंशन डिस्कस करने जा रहा हूं। राइट। इससे पहले मैं सरफेस टेंशन डिस्कस करूं, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा और आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। आपने ये देखा है ना कि जब बारिश होती है तो रेन वाटर पेड़ों पे पड़ता है, पेड़ों के पत्ते साफ हो जाते हैं और वाटर उस पे पत्ते गीले हो जाते हैं। यस, लेकिन यही रेन वाटर या कोई भी वाटर जब केले के पत्ते पर पड़ता है तो केले का पत्ता गीला नहीं होता। अगर आपने देखा है तो वेरी गुड, नहीं देखा है तो ट्राई करिएगा। दूसरा, अगर आप एक ग्लास की प्लेट ले लीजिए, ग्लास की प्लेट, और उस पे एक ड्रॉप वाटर डालिए तो क्या होगा, वो प्लेट पर फैल जाएगा। लेकिन उसी ग्लास की प्लेट पर अगर आप मरकरी ड्रॉप डालिए तो क्या होगा, वो उस ग्लास प्लेट पर फैलता नहीं है। इधर देखिएगा, जैसे ये वाटर है तो वाटर इस तरीके से फैल जाता है, लेकिन ये क्या है, वाटर। लेकिन मरकरी क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ड्रॉप की तरीके से बन के रह जाता है। ये सरफेस पर नहीं फैलता। क्यों? अच्छा, एक काम करते हैं कि अभी मैंने क्या किया, इसी सरफेस पर यहां थोड़ी सी ग्रीस लगा दी। ग्रीस लुब्रिकेंट है जो बाइक में या चेस में लगाई जाती है, ग्रीस। और उसके बाद वाटर ड्रॉप डाली, तो वाटर ड्रॉप जब डाली हमने तो वाटर ड्रॉप भी कुछ इस ऐसे नहीं हुई, अब ये कैसे हो गई, इस तरीके से हो गई, स्फेरिकल। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसका वेट ग्रेविटी के अलावा किसी और चीज पे भी डिपेंड कर रहा है। पहली बात तो मरकरी ड्रॉप उसी ग्लास प्लेट पर स्फेरिकल हो जाती है, वाटर उसके ऊपर फैल जाता है। जबकि उसी ग्लास प्लेट पर जब हम ग्रीस से कोट कर देते हैं और फिर वाटर ड्रॉप को डालते हैं तो वो वाटर ड्रॉप स्फेरिकल हो जाती है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई और चीज है जो इस वेट को अफेक्ट कर रही है, और वो क्या है, वही वाटर है, वही ग्लास है, वही वाटर है, वही ग्लास है, लेकिन बीच में एक सरफेस पर ग्रीस कोट कर दिया गया। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस। राइट, सरफेस पे भी डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे। सरफेस मीन्स नेचर ऑफ द सरफेस। राइट। अब इसके बाद कहते हैं कि आप एक चीज देखो कि मैं आपसे पूछूं कि वाटर ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती है। बहुत बड़ी ड्रॉप ना हो, नहीं तो ग्रेविटी इफेक्ट करने लगेगी तो फिर फ्लैट हो जाएगी, लेकिन स्मॉल ड्रॉप अगर है तो वो गोल क्यों होती है, व्हाई इट इज स्फेरिकल, व्हाई वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल। इसके लिए कहा गया है कि कोई भी लिक्विड है अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है। कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है। राइट। और वो जब अपने सरफेस को मिनिमम करने की कोशिश करता है तो आपको मालूम होगा स्फेरिकल, फॉर गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया इज मिनिमम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है गिवन वॉल्यूम के लिए। तो जब कोई भी लिक्विड अपने सरफेस को मिनिमम करना चाहता है तो कैसा बन जाएगा, इट विल बिकम स्फेरिकल। अगर स्मॉल ड्रॉप है, रेन ड्रॉप को देखिए, गोल गोल आती है, स्फेरिकल। ठीक है, ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब है क्या, किसकी वजह से स्टूडेंट्स, दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि हमारा यहां पर लिखा गया है। ठीक है, और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का टॉपिक है। तो अब हम आपको डिफाइन करेंगे सरफेस टेंशन। राइट।
स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, कोई लिक्विड प्लेन है, उसकी सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ करिए। कैन यू? नो, देयरफॉर इट इज इमेजिनरी लाइन, और उस लाइन के दोनों साइड पर नॉर्मल लगने वाला पर यूनिट लेंथ फोर्स F/L, एंड दैट इज द सरफेस टेंशन। ये कोई लिक्विड सरफेस है, इस पे इमेजिनरी लाइन है, इसके दोनों तरफ ये फोर्स लग रहे हैं लाइन के परपेंडिकुलर इस प्लेन में। क्या? द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड as the force per unit length in the plane of liquid. Force per unit length in the plane of the liquid surface acting at right angle, 90 perpendicular, in either side of an imaginary line drawn in that surface. इसको हम लोग T से डिनोट करें सरफेस टेंशन, तो T इज इक्वल टू F/L, और बहुत कहीं कहीं आपको T की जगह S से डिनोट किया जाएगा। सरफेस टेंशन S, मैं यहां पे क्या लेके चल रहा हूं? T, सरफेस टेंशन T, राइट? तो T इज इक्वल टू F/L। यूनिट फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला F के लिए MLT-2 और मीटर के लिए L, दैट इज MT-2, एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है? तो मैंने सरफेस टेंशन आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सी चीजें बताई, उस सब का कारण क्या है? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन है क्या? क्योंकि फिजिक्स मेजरमेंट है, तो हमने ये डिफाइन किया और ये मेजरमेंट का फॉर्मूला बताया, T इज रूलर बाई L, यूनिट और डायमेंशन। अब आप एक चीज और देखिए, मैं आपसे कहूं कि आप एक काम करिए, क्या आप वाटर सरफेस पे खड़े हो सकते हैं? नहीं। मॉस्किटो तो खड़ा होता है ना? अरे खड़ा ही मान लीजिए, बैठा है, उसके ऊपर बैठा खड़ा, उसको क्या जान पाएंगे बैठा है कि खड़ा है? ठीक है, तो मॉस्किटो वाटर की सरफेस पे बैठा रहता है, राइट? यानी उसके ऊपर स्टैंड कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इसको हम धीरे धीरे स्टेप वाइज टर्म्स पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आप क्या करिए, इसको पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, राइट? स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हम लोग सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं और ये लिक्विड की बात है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। खाली लिक्विड नहीं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस सब कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। तो लिक्विड की जब डिस्कशन कर रहे हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस के कंपैरिजन में काफी क्लोज होते हैं, जबकि सॉलिड के कंपैरिजन में लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं। तो क्या इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, और वही फोर्स जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है, दैट फोर्स इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ दैट लिक्विड, राइट? और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से लिक्विड बंधा रहता है, सब्सटेंस आपस में बंधे रहते हैं। इसका मतलब फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है, तभी उनको पैक किए रहता है। इसको भी हम और आगे पढ़ेंगे, ब्रेकिंग, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब आगे चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में। लेकिन यहां केवल हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये हम दो टाइप का डिस्कस करने जा रहे हैं, वन इज द कोहेसिव फोर्स एंड अदर वन इज द एडहेसिव फोर्स। तो ये तो मैं बता चुका हूं, नंबर वन कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या है? देखिए, जब मैं कोहेसिव फोर्सेस की बात करता हूं तो इसको सिंपल से डिफाइन किया गया है, द फोर्स
acting between the molecules of the same substance. लिख रहा हूं, the force acting between the molecules of the same substance is cohesive force. Force acting between the molecules of the same substance is the cohesive force. कैसे भाई? ग्लास में वाटर रखिए तो वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स होगा। या ग्लास में तो ग्लास के अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स होगा। यानी फोर्स बिटवीन वाटर या ग्लास, ठीक है, वाटर के बीच में लगने वाला फोर्स, ग्लास के बीच में लगने वाला फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज योर एडहेसिव फोर्स। देखिए नंबर 2, एडहेसिव फोर्स, ये क्या होगा? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के लिए कोहेसिव फोर्स और डिफरेंट सब्सटेंस के लिए एडहेसिव फोर्स। तो क्या है? द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ different substance is adhesive force, right? अब एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्लास में वाटर मैंने भी बताया था ना, तो ग्लास के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया? कोहेसिव फोर्स। वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हुआ? कोहेसिव फोर्स। लेकिन ये ग्लास है और ये इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये ग्लास का मॉलिक्यूल है, तो यानी वाटर और ग्लास के बीच में लगने वाला फोर्स, डिफरेंट सब्सटेंस हो गए, एक वाटर का हो गया, ग्लास का हो गया, राइट? तो दिस इज योर एडहेसिव फोर्स, यानी फोर्स between glass and water या ग्लास एंड मरकरी, Hg। शुरुआत में बताया था ना कि मरकरी डालते हैं स्फेरिकल हो जाती है, वाटर फ्लैट हो जाता है, तो ये तो मैंने क्या कहा था? ग्रेविटेशनल नहीं है, वो डिपेंड करेगा द फोर्स, अदर फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस, और वही हमारा सरफेस टेंशन का टॉपिक डिस्कस हुआ। और इस बेसिस पे मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्कस कर रहा हूं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। सेम सब्सटेंस, वाटर, ग्लास, कोहेसिव फोर्स, ग्लास वाटर या ग्लास एंड मरकरी, एडहेसिव फोर्स। बात समझ में आ गई? तो अब मेरी बात सुनिए, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गए। अब इस बेस पर मैंने एकदम जब शुरुआत की थी कि वाटर ड्रॉप ग्लास के ऊपर फ्लैट हो जाती है, स्प्रेड कर जाती है, यानी चिपक जाती है, स्टिक कर जाती है, जबकि मरकरी ड्रॉप कैसे हो जाती है? स्फेरिकल हो जाती है। तो स्फेरिकल होने का मतलब क्या? उस पर स्टिक नहीं कर रही ना, उसको दबाओ तो ब्रेक करके दो पार्ट में जाती है, और दबाओ तो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ये स्टिक नहीं करती है। तो इसका कारण क्या है? मतलब वाटर वेट्स ग्लास बट मरकरी डज नॉट। ठीक है, आप एक चीज देखो यार, मैंने क्या कहा कि ये ग्लास है और इसके
अंदर एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो गया? सी फॉर कोहेसिव फोर्स। और इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया? एडहेसिव फोर्स। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिए, ये बीच वाला मॉलिक्यूल कॉमन मॉलिक्यूल है, राइट? इस पर वाटर भी अट्रैक्ट कर रहा है और ग्लास भी अट्रैक्ट कर रहा है। अभी किधर जाएगा आप बताइए? यहां इससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तीनों को अलग कर देते हैं। 1 2 3, ये है वाटर वाटर ग्लास, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, इनके बीच में फोर्स ऑफ, ये तीनों मॉलिक्यूल से दिखा दे रहा हूं। ये फोर्स कैसा होगा? ये कोहेसिव फोर्स होगा और ये कैसा होगा? एडहेसिव फोर्स। तो अब आप बताइए, ये जो कॉमन मॉलिक्यूल है जो दोनों के साथ अट्रैक्ट है, ये किसकी तरफ जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? सिंपल सा फंडा है ना, जो फोर्स ग्रेटर होगा उधर शिफ्ट करेगा, राइट? जो भी फोर्स ग्रेटर होगा। तो अब अगर ये फोर्स ग्रेटर है वाटर का, तो ये यहां आएगा, इस पे आएगा? नहीं आएगा, ये इधर भाग जाएगा। तो इसका मतलब इसके साथ ये पैक्ट नहीं करेगा। और अगर ये फोर्स ग्रेटर होगा एडहेसिव, तो फिर वो उसको तोड़ करके इधर आ जाएगा। ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं, और जब ये एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा तो ये वाटर इस पे स्टिक कर जाएगा, राइट? ठीक है? और यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई लिक्विड किसी सरफेस को वेट करता है, कोई नहीं करता है। क्यों? मैं एक जनरल लॉजिक लिख रहा हूं, क्या? कि इफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, if adhesive force is greater than cohesive force, then liquid will stick on that solid surface, right? Adhesive force is greater than cohesive force, then liquid will stick on that solid surface. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि why water wets the glass but mercury does not? इसका क्या कारण है? सिंपल, वाटर वेट क्यों करता है? क्योंकि वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स से ग्रेटर होता है, और इसीलिए वाटर ग्लास को वेट कर देता है। अब मरकरी क्यों नहीं वेट कर रहा है? क्योंकि मरकरी के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में ही, देखिए यहां पे ये मरकरी है, मरकरी के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में ही कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, तो वो इसके साथ स्टिक नहीं कर पा रहा। ठीक है? तो इसका मतलब मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है एडहेसिव फोर्स से मरकरी और ग्लास के, इसलिए वो स्टिक नहीं कर पाता। जबकि वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच का एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, मोर होता है, ग्रेटर होता है देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर्स, एंड दैट्स व्हाई इट नेवर वेट्स, इट वेट्स द ग्लास। सॉरी, अब मैंने शुरुआत में एक चीज कही थी कि पानी बरसता है, रेन हो रही है और सभी पत्ते भीग जाते हैं पेड़ के, लेकिन केले का पत्ता नहीं भीगता। क्यों? वही लॉजिक है भाई। क्या? एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। वाटर केले के पत्ते को नहीं भिगो पा रहा है, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स ज्यादा है वाटर और केले के पत्ते के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स से, इसलिए उसको वेट नहीं कर पाता, राइट? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था शुरुआत में कि
ग्लास प्लेट पर वाटर डालिए तो फैल जाती है, यानी स्टिक कर जाती है, लेकिन अगर मरकरी लगा दिए उसके ऊपर तो क्या होता है, सॉरी अगर उसके ऊपर ग्रीस लगा दिए तो क्या होगा, वो उस पर स्टिक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब ग्रीस पहले सरफेस आ गया ना, तो ग्रीस और वाटर के बीच का फोर्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। तो इसका मतलब ग्रीस और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का एडहेसिव फोर्स कम हो जा रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्स से। राइट? होली है ना फेस्टिवल, तो सब लोग रंग लगाते हैं, कलर लगा देते हैं गीले वाले, बाद में छूटता नहीं है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले ऑयल लगा लेते हैं या कुछ लोग वार्निश लगा लेते हैं। वार्निश तो आसानी से छूट जाती है फेस से, लेकिन वार्निश लगाने से क्या होता है कि जब उसके ऊपर कलर लगाते हैं तो स्किन से स्टिक नहीं करता। या आप खुद देखिए, आपका दोनों हाथ है, एक हाथ में आप ऑयल लगा दीजिए या ग्रीस लगा दीजिए और दूसरा ऐसे रखिए और दोनों हाथ को पानी में डुबोइए और फिर निकालिए, तो क्या होगा, जो प्लेन हैंड है वो तो भीग जाएगा, लेकिन जिसपे ग्रीस लगी हुई है उस पर पानी नहीं चिपकता है। उसका कारण क्या है, यही कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो स्टूडेंट्स अभी आप एक काम करिए कि इस कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स को वीडियो पॉज करके डेफिनेशन नोट करिए, फिर मैं अगला टॉपिक आपको बताता हूं। यस स्टूडेंट्स, now I'm going to discuss the explanation of surface tension on the basis of intermolecular cohesive force. surface tension क्या बताया मैंने शुरुआत में बताया था कि water drop is spherical। क्यों? क्योंकि it reduces its surface area। क्यों? Because of minimum surface areas is of the sphere and that's why drop is spherical because of it wants to reduce its surface area। किसकी वजह से रिड्यूस करता है? Because of the surface tension। राइट? तो अब ये surface tension की वजह से एरिया रिड्यूस करता है, सरफेस एरिया रिड्यूस करता है, उसका कारण क्या है, कैसे? तो इस चीज को या सरफेस टेंशन जिसको कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा मैंने 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं ए बी सी। आपको मालूम है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर से कम होगी तब तो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे, और अगर इससे ज्यादा होगी अट्रैक्ट तो करेंगे तब, बट दैट फोर्स विल बी नेग्लिजिबल। राइट? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन का 10⁻⁹ मीटर की रेंज में स्ट्रांगली वर्क करता है। और मैंने ये जो 2 लाइन खींची, ये वाटर की सरफेस है और उसके नीचे एक लाइन खींच दी है, इसको XY लाइन बना देते हैं, और यानी सरफेस और इसके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर है, यानी इसके बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। राइट? अब आप देखिए एक मॉलिक्यूल ए है, इनसाइड मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो अब क्या होगा, इसके बीच में फोर्स ये लग रहा है, इसके बीच में ये, इसके बीच में ये, यानी ये क्योंकि चारों तरफ मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है तो सब तरफ से इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है, तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये सब मिला करके रिजल्टेंट 0 होगा। यानी इनसाइड द लिक्विड कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर नेट फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 हो रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए इस फोर्स को ये न्यूट्रल कर दे रहा है, इस फोर्स को ये न्यूट्रल कर दे रहा है, इस फोर्स को ये न्यूट्रल कर दे रहा है, इस फोर्स को ये न्यूट्रल कर दे रहा है, यानी नेट फोर्स 0। राइट? अब एक और मॉलिक्यूल ले ले, देखिए बी यहां पे ले ले रहे हैं, मॉलिक्यूल इस लाइन पे है बी, तो इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स कहां होंगे, ऐसा होगा। तो XY लाइन पे जो भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा ना, कि हर इक्विडिस्टेंस काउंटर पार्ट, इसका काउंटर पार्ट इधर, इसका काउंटर पार्ट इधर, इसका इधर, यानी नेट फोर्स 0 हो गया। राइट? अब इन दोनों लाइन के बीच में एक है मॉलिक्यूल हमारा C, मैं इसको C ले रहा हूं। तो अब आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है मॉलिक्यूल्स का इसके सराउंडिंग में, वो इस तरीके से बन रहा, ये अब आप देखिएगा कि इस रेंज में जितने भी फोर्स हैं ये इसको न्यूट्रल कर देगा,
ये इसको न्यूट्रल करेगा, ये इसको न्यूट्रल करेगा, ये इसको न्यूट्रल करेगा, ये इसको न्यूट्रल करेगा। लेकिन इस रेंज में यहां जितने भी फोर मॉलिक्यूल्स का फोर्स है, इसके काउंटर पार्टिकल तो यहां ऊपर है नहीं, तो इसका मतलब इतने पार्ट पर नीचे की ओर एक नेट फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि इतने यहां से लेकर के यहां तक के इतने मॉलिक्यूल्स जो है इनका काउंटर पार्ट तो है नहीं ऊपर, तो क्या होगा, ये नीचे की ओर कुछ अमाउंट का फोर्स लगेगा। अब हम एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं डी, इसको क्या है, वही इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमने लगा दी जो दिखाई दे रही 10⁻⁹ मीटर की। अब देखिए इस मॉलिक्यूल के फोर्स को ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल करेगा, ये तो कर देगा, लेकिन इसके नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसको कौन न्यूट्रल करेगा, यहां वाला, ये तो सरफेस से ऊपर है, कोई है ही नहीं। इसको कौन न्यूट्रल करेगा, यहां वाला, इसको कौन न्यूट्रल करेगा, यहां वाला, इसको कौन करेगा, यहां वाला। यानी एक हाफ साइकिल जो बन रहा है इसका काउंटर पार्ट तो ऊपर है नहीं, तो इनको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है नहीं, ऊपर से मॉलिक्यूल है नहीं, तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट एक डाउनवर्ड फोर्स होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरफेस पे, फ्री सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड लगता है सरफेस पर, और इस एक्स वाई लाइन और सरफेस के बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सब पे नीचे की ओर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स नीचे जाने की कोशिश करते हैं और सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं, और यही सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? मॉलिक्यूलर फोर्स यानी काउंटर पार्ट बैलेंस करता है, काउंटर पार्ट बैलेंस करता है, यहां पे कुछ काउंटर पार्ट तो बैलेंस कर दे रहे हैं, लेकिन इतने पोर्शन का काउंटर पार्ट यहां पे नहीं है, यानी इनका रिजल्टेंट कुछ थोड़ा सा फोर्स डाउनवर्ड होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं उनके काउंटर पार्ट कोई भी नहीं है हाफ साइकिल के, इसलिए नेट फोर्स डाउनवर्ड लगता है, और यही वजह है कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी हम इसको एनर्जी के फॉर्म में भी एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को इसको नोट कर बना करके, और जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है सच सुन करके समझ करके कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।